स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और आप देख रहे हैं स्वराज मिशन। स्वराज मिशन के इस पीपी शो में आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ जुड़े हैं जो कि छत्तीसगढ़ का नाम जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ऊंचे पायदान पे उन्होंने ले गया है। वो समाज सेवा और लोगों की सेवा, साथ ही लोगों की सहायता करना, जो यंगस्टर्स हैं उनको अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए उनको सपोर्ट करना, ऐसे बहुत से काम करती हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि वो 7 समुंदर पार रह के भी अपने मिट्टी को उन्होंने नहीं भूला है और आज भी उनके दिल में इंडिया बसता है। कैसे बसता है वो पूरी दुनिया देख रही है। जब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, वैसे तो इनका इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि सुदूर अंचलों में जो लोग हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि ये कौन है, ये क्या कॉज कर रही हैं, इनका ग्रुप क्या कॉज कर रहा है और किस प्रकार से कॉज कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। कोविड हो या अभी हालिया यूक्रेन का मैटर हो या इसके पहले कोई भी ऐसे कोई वंचित हो समाज में, या कोई नीडी लोग हों, ज़रूरतमंद, जो कभी किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, और अगर वो संदेश इन तक पहुंचता है तो ये उसके लिए जी जान लगा देते हैं। और इसीलिए आज इन्हीं की जीवन की कहानी, इन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे द पीपी शो में। तो स्वागत करते हैं दीपाली सरगोईकार जी का, जो कि नाचा की मीडिया चेयरमैन हैं और नाचा की फाउंडर हैं। साथ ही नाचा के विमेंस विंग की ये चेयरमैन हैं। और नाचा बता दूं, नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। अमेरिका में ये और इनके हस्बैंड मिस्टर गणेश कार, ये लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इन दर्शकों के साथ कि कैसे एक लड़की की मदद मैंने और यहाँ इंडिया में बैठ के, और गणेश जी, दीपाली जी ने वहाँ अमेरिका में बैठ के की थी। हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी के बारे में भी मैं बीच में बताऊंगा। तो पहले तो दीपाली जी, स्वागत है आपका। नमस्ते प्रकाश जी, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएट तो हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अप्रिशिएट तो छत्तीसगढ़ आपको करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अब महिला दिवस आने वाला है। खैर, महिला दिवस तो एक दिन के लिए मनाते हैं, लेकिन भारत में ये सनातन परंपरा रही है कि यहाँ नारियों का सम्मान, और नारी दिवस हर दिन होता है, क्योंकि बिना नारी के कोई परिवार भारत में चल ही नहीं सकता। और इसीलिए कहते हैं कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक नारी का हाथ होता है। और आज ये बहुत से लोगों ने इस बात को सत्य साबित किया है। तो दीपाली जी, सबसे पहले थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं दर्शक कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके ग्रैंडफादर, फादर, फैमिली के बारे में, और बचपन आपका कहाँ बीता। थैंक यू। मैं सबसे पहले आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी। एंड प्रकाश जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपका ये इतना प्यारा शो है जो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज है, जो लोगों को एक 1 to 1 लोगों के बारे में रूबरू करता है। तो मैं स्वराज मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना कीमती समय अपना निकाला और मेरा इंटरव्यू लेने का उन्होंने एक छोटा सा प्रयास, मतलब छोटा सा एक मुझे एक इतना प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर मैं अपने चीज़ों को मैं शेयर कर सकूँ। इसके लिए मैं स्वराज मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इसके अलावा मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ। मेरा जन्म हुआ सागर, मध्य प्रदेश में, जब मैं बहुत छोटी सी थी, करीबन 10 दिन की थी। और मेरे पापा मुझे ये स्टोरी हर रोज़ बताते हैं कि जब मैं छोटी सी थी, 10 दिन की थी, तो पापा मुझे कंबल में लपेट के, मेरा जन्म अक्टूबर का है तो काफ़ी ठंडा हुआ करता था उस समय, तो पापा बताते हैं कि मैं एक कंबल में लपेट के बस में मैं और मम्मी लेकर आ गए थे और देखते हुए आ रहे थे कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। तो मैं जब 10 दिन की थी उस समय मैं छत्तीसगढ़ आ गई थी। पापा का मेरे NMDC में पोस्टिंग था, बचेली दंतेवाड़ा में। तो उस समय से मैं बचेली में ही रह रही हूँ। मेरी सारी शिक्षा, मेरा स्कूल बचेली दंतेवाड़ा से ही हुआ है।
मेरा जो ग्रैंडफादर है, मेरा जो परिवार है, अपना पैटर्नल परिवार है वो सागर का है, और मेरा जो मम्मी साइड का ननिहाल जो है वो मेरा मंडला बबनी का है। तो दोनों जगह से काफ़ी लगाव रहा है। हर साल हम लोग बचपन में अपने नानी के घर, अपने दादी के घर जाना, और वो सारी मेमोरी हम लोग अपने लाइफ टाइम चेरिश करते हैं उसको। अभी जब भी मैं अपनी नानी का घर याद करती हूँ तो सब कुछ हम लोग फ्लैशबैक में पहुँच जाते हैं। अपनी नानी किस तरह हमको दाल चावल बना के खिलाती थी, किस तरह नानी हम लोग का प्रोटेक्शन करती थी, मम्मी से बचाती थी, तो वो सारी चीज़ें फ्लैशबैक में चले जाती हैं। और जी डेफिनेटली मेरा पूरा ज़्यादा बचपन, पूरा 18 साल तक मैं बचेली में ही रही, वहाँ पढ़ाई की मैंने, और सारे मेरे बचपन चाइल्डहुड फ्रेंड्स सब कोई बचेली के ही हैं। तो आपने फिर हायर एजुकेशन कहाँ किया? मेरा कुछ पार्ट ऑफ एजुकेशन इंदौर में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से हुआ है, और मैंने MBA MIT इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल नोएडा से किया हुआ है। मेरा ड्यूअल स्पेशलाइजेशन था ह्यूमन रिसोर्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस में। तो जैसा कि आपने देखा, और आपको एक दर्शकों की बात बता दूं कि अभी दीपाली जी थ्रोट इन्फेक्शन से गुजर रही हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस भी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने इस सिचुएशन में हमें समय दिया, इसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और ये समय मुझे लेना इसलिए भी ज़रूरी था कि आप सोचेंगे कि जब थ्रोट इन्फेक्शन है तो क्या ज़रूरत थी इंटरव्यू की। इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो इतने रिमार्केबल हैं, वो जनता तक पहुंचने चाहिए। इनका एक थीम है कि भाई हम लोग क्रेडिट नहीं लेना चाहते और हम लोग बहुत ज़्यादा मीडिया में सब चीज़ें नहीं करना चाहते, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी होता है कि जब तक आप लोग की बातें, आप लोग जो कर रहे हैं वो यूथ तक, लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो समाज में इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी, या जो और भी नीडी लोग हैं वो कैसे पहुंचेंगे। तो इसलिए मैंने उनसे देखा जाता है, मेरी जिद थी इंटरव्यू की, तो इन्होंने, दीपाली जी ने थ्रोट इन्फेक्शन के बावजूद मुझे समय दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जैसा इन्होंने बताया कि पारिवारिक बैकग्राउंड से लेके इनके एजुकेशनल फील्ड तक इन्होंने सारी चीज़ें शेयर की, तो एक और सवाल है कि आप प्रोफेशन में कब आई? जी मैंने मास्टर्स करने के बाद, जब मेरा MBA HR और इंटरनेशनल बिजनेस जब मैंने नोएडा में ख़त्म किया, उसके बाद मैं प्रोफेशनली बैकग्राउंड में, मतलब मेरा प्रोफेशन ह्यूमन रिसोर्स में ऑप्ट किया मैंने, और उसके बाद मैंने एक TIS करके एक कंपनी थी लाजपत नगर में, ट्रेड इंडिया सर्विसेज, उसमें मैं एज ए HR नियुक्त हुई, और वहाँ पर मैं सारा वहाँ का रिक्रूटमेंट और वहाँ पर पॉलिसी मेकिंग, वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंटेशन करना, वो सारी चीज़ें मैंने 2007 से मैंने स्टार्ट किया। तो ये मेरा बैकग्राउंड है प्रोफेशन। तो इसके बाद आपकी शादी कब हुई? मतलब प्रोफेशन के दौरान हुई या कोई ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ उसके बाद आपकी शादी? जी मेरी शादी 2008 में हुई, 2008 में, लेकिन मैं गणेश जी को 2007 से जान रही थी। तो इट्स काइंड ऑफ ए you can say it's a more like a arranged marriage more than love marriage, but yeah, it started in 2007 and we got married in 2008. So it was love cum arranged marriage. Yeah, you can say that. ये भी एक इंफॉर्मेटिव बात है कि किस प्रकार से प्रोफेशन के दौरान इनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने अपना जीवन साथी बनाया और दोनों ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। और मैंने शुरुआत में भी कहा था, गणेश जी का नाम मैं इसलिए जिक्र किया, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और इज़ वेरी काइंड पर्सन। अभी वो अमेरिका से रायपुर आए थे, छत्तीसगढ़ आए थे, और हमकी मुलाकात भी हुई, लेकिन ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि वो व्यक्ति इतना बड़ा काम करता है लेकिन उस आदमी में एक भी इतनी साबी घमंड हो। वो एक बोलते ना अहंकार रहित व्यक्ति, उनका शख्सियत ही वैसा है। और जब भी वो अगली बार यहाँ आएंगे तो एक इंटरव्यू उनका भी होगा। एक्चुअली जब हमने PB शो शुरुआत किया तो वो यहाँ से जा चुके थे, और उसलिए उनके बीच में वो टेस्ट वेस्ट कराना और ये बहुत सारी जो गवर्नमेंट के फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब भी हुआ वाइल गोइंग टू बेंगलोर एंड दैट। सो अब इस साक्षात्कार के अगले चरण में हम चलते हैं कि आपकी शादी हुई तो आप लोग अमेरिका कब पहुँचे?
जी, हम अमेरिका पहुँचे 2009 जनवरी 20 को। तो अमेरिका का सफ़र ये था कि और इजिप्ट में जब शादी हुई तो शायद इजिप्ट का वीज़ा मिलना वो सब थोड़ा सा एक काइंड ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस था। तो गणेश को एक और अपॉर्चुनिटी थी कि ही कैन आइदर गो टू यूएस एज वेल। तो ही ऑप्टेड दैट टाइम कि ठीक है, यूएस का वीज़ा और ये सब ज़्यादा इजीली हो सकता है, मिल सकता है, आई कैन ऑल्सो सेटल देयर, क्योंकि मेरा भी कैरियर थोड़ा सा आईटी रिलेटेड था, एचआर रिलेटेड था। सो वी फाइंड कि हम लोग को यूएस मूव होना चाहिए और 2009 जनवरी 20 को हम यूएस मूव हो गए। और आज पूरे मतलब इस साल पूरे 13 साल हो गए हमको यूएस में रहते हुए। देखिए, बहुत ही बड़ी बात है कि 13 साल से छत्तीसगढ़ के दो युवा, जो कि बोलेंगे कि जो एक दंपत्ति अमेरिका में रहती है, पर हमें कभी लगा ही नहीं कि अमेरिका में है, क्योंकि ये लोग छत्तीसगढ़ के बारे में इतना सोचते हैं, इतना करते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हम डेली टच में हैं और ये बहुत से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम उनके बारे में भी समझेंगे। दीपाली जी, ये नाचा का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आप लोग के कैसे आया और इसकी शुरुआत कब हुई? तो नाचा का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या होता है कि जब आप विदेश में रहते हैं तो विदेश में क्या होता है, एक हल्का सा आप एक छोटा सा सूनापन महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली नहीं रहती है, आपका परिवार आपसे दूर रहता है, आप उनसे सिर्फ फ़ोन पे कनेक्टेड रहते हैं। सो यू विल नॉट हैव एनीवन वहाँ पर जो आपसे बात कर सके। इवन कोई एक हिंदी वाला बात करने वाला भी मिल जाता था तो इतनी खुशी लगती थी कि चलो कोई तो है जो हिंदी में बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जाकर लोग हिंदी बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। अपन छत्तीसगढ़ी तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तो लोग हिंदी बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ जब जो वहाँ पर इंडियन गए हुए हैं बहुत समय से, वो इंग्लिश में ही बात करना प्रेफर करते हैं, और या फिर इफ़ दे हैव देयर ओन नेटिव लैंग्वेज लाइक तेलुगु, मलयालम और वॉट एवर देयर नेटिव लैंग्वेज, वो उस नेटिव लैंग्वेज में बात करना पसंद करते हैं। लेकिन जब हम यूएस में थे तो हम लोग को हमेशा लगता था, और मेरा जॉब कैसा था, मतलब पिछले 13 साल से मैं जॉब कर रही हूँ, छोटा बच्चा था मेरा, और मोस्टली लाइक कंसल्टिंग जॉब था। कंसल्टिंग जॉब इन अ सेंस कि मैं एक जगह, मेरा रहने का ठिकाना नहीं था। मेरा 6 महीने कहीं कॉन्ट्रैक्ट रहता था, फिर 6 महीने बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता था तो मैं दूसरी सिटी पहुंच जाती थी। तो एक परमानेंट रेसिडेंस नहीं बन पा रहा था। हमेशा ऐसा लगता था कि यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स बनाए, अब उनको छोड़ के फिर मुझे दूसरी जगह जाना है, तो एक परमानेंट रेसिडेंसी नहीं बन पा रही थी, कुछ अच्छे दोस्त नहीं बन पा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि हम लोग सेटल नहीं हो पा रहे प्रॉपर। तो हमेशा लगता था कि हर स्टेट का एसोसिएशन है, तेलुगु एसोसिएशन है, अपना केरला एसोसिएशन है, गुजराती एसोसिएशन है, सब सिर्फ छत्तीसगढ़ ही ऐसा स्टेट था जिसका कोई एसोसिएशन नहीं था। और लोग, जैसे आप बोल सकते हैं ना, चित्रे बितरे थे, इधर उधर सब फैले हुए थे, लेकिन एक अम्ब्रेला के अंदर नहीं थे। हमको इवन जब हमने नाचा की जब हमारी सोच आई, तब हमको ये भी नहीं पता था कि कितने लोग हमसे जुड़ेंगे, कितने छत्तीसगढ़ी हैं भारत के बाहर। बस एक सोच थी कि अपने छत्तीसगढ़ियों को एक अम्ब्रेला के अंदर कनेक्ट करना है, जिसके द्वारा हम अपनी छत्तीसगढ़ की हेरिटेज, अपने कल्चर, अपने लोगों को एक अम्ब्रेला के अंदर ला सके, जिसके थ्रू हम अपने सारे फेस्टिवल्स, अपने लोगों को, अपनी शहरों के बारे में बात कर सके। वी विल हैव दैट कॉमन टॉपिक टू टॉक। तो इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से नाचा का जन्म हुआ। जबकि नाचा बहुत, मतलब जब 2017 में जब इसकी सोच थी, तब हम लोग सिर्फ 2 या 3 लोग से ये नाचा स्टार्ट हुआ था। और फिर मतलब वो सोच इतनी एग्रेसिव थी हमारे मन में, मेरे और गणेश जी के मन में, कि हमको रात रात भर नींद नहीं आती थी कि हम लोग पूरे फेसबुक में, ट्विटर में, लिंक्डइन में, इंस्टा में, हर जगह लोगों को ढूंढते रहते थे कि कौन है छत्तीसगढ़ का। रैंडम लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे। जब उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता था, कुछ लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, कि मतलब किसी एनोनिमस का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना इट्सेल्फ इज ए बिग डील। तो कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता था, कोई एक्सेप्ट करता था। बताते थे लोगों को कि हमें इस तरह की एक संस्था बनाना चाहते हैं। तो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, कि लोगों को लगता था कि डेफिनेटली छत्तीसगढ़ की एक संस्था होना चाहिए जो लोगों को कनेक्ट कर सके। और डेफिनेटली वो जो ललक थी, जो वो सोच थी, वो आप लोग देख ही रहे हैं उसका रिजल्ट अभी। डेफिनेटली अगर आपकी नीयत अच्छी हो और सोच पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो ईश्वर भी फिर आपकी सहायता करते हैं। और ये सोच एक पति पत्नी की थी, ये सोच एक छत्तीसगढ़ के 2 निवासियों की थी, जिन्होंने 24 घंटा उस सोच को अपने अंतर्मन में जीवंत रखा
और यकीनन जब नीयत और सोच अच्छी रहती है तो ईश्वर मदद करते हैं। और 2017 से 2022 की शुरुआत हुई है, अब तक का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन इस बीच एक ऐसा भी दीपाली जी, एक ऐसा फेस आया कि उस फेज में एक ऐसा अनजान दुश्मन ने, ऐसी बीमारी ने विश्व को घेर लिया जिसके बारे में हमें ना पता था, ना वो कैसा दिखता है, वो कितना घातक हो सकता है, ये सब कुछ नहीं पता था। तो वो सिचुएशन में कई लोग जहाँ थे वहाँ फंस गए, कई लोग अपने घर नहीं जा पा रहे थे। तो वो कोई ऐसा वाकया आपको याद हो रहा हो कि उस सिचुएशन में नाचा, आप लोग के साथ पर्सनली, नाचा तो हम बाद में जाएंगे, आप लोग पर्सनली कभी कोविड में ऐसे फंसे हों या कोई ऐसी वाकया याद आ रहा है तो दर्शकों को बताएं। जी देखिए, कोविड तो पूरे दुनिया को उसने हिला दिया, मेडिकल सिस्टम को हिला दिया, लोगों को हिला दिया, परिवार को हिला दिया और परिवार को अपने फैमिली मेंबर्स का होने का वैल्यू समझा दिया कि एक परिवार में कितना लोगों को जुड़ के रहना चाहिए। क्योंकि एक इंसान दूसरी जगह फंसा हुआ है, एक इंसान दूसरी जगह फंसा है और दोनों इतना मिलने के लिए तरस जा रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में, और मैं छत्तीसगढ़ की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नाचा से बहुत ज़्यादा हम कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज़ों को। बहुत सारे जगह ऐसा देखा कि लोग अपने माँ बाप मर गए, पहुँच नहीं पाए, उनके बॉडी को दूसरे लोगों ने कंधा दिया, दूसरे लोग जाके उनको मुखाग्नि देकर आ गए। तो ये सब हमारे लिए बहुत सैड की बात है और एक बहुत बड़ी हमारे लिए लर्निंग भी है कि अमेरिका में रहना, विदेश में रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपको समय मिलता है डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट होइए, अपने माँ बाप के साथ कनेक्ट होइए। और ये बहुत 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 बड़ा एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी था। ये एक बीमारी बहुत कुछ सिखा के गई है। तो मैं इसमें यही बताना चाहूँगी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरी बुआ की बेटी जो वहाँ रहती है, अमेरिका में रहती है, इंडियाना में, वो उस समय प्रेग्नेंट थी और उसका बेबी डिलीवर होने वाला था और कोई इंडिया से आया नहीं था। एंड शी ऑलरेडी हैव वन किड, ऑलरेडी एक बच्चा था उनके पास और ये दूसरा बच्चा होने वाला था। और यूएस में मेडिकल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो वो बोले थे आप हस्बैंड वाइफ आ सकते हैं लेकिन ये छोटी बच्ची नहीं आ सकती आपके साथ हॉस्पिटल में। तो फिर हम लोग उस कोविड के समय इतना दूर ट्रैवल करके उसके पास गए, वहाँ पर रुके, उसकी बेटी को संभाला, वो हॉस्पिटल गई, देन शी हैड अनदर बेबी और फिर वो वापस आई, फिर हम यहाँ से वापस आए। तो इस तरह के बहुत सारे वाकया हमारे साथ हुए पर्सनल लेवल पे, जहाँ पर हमने लोगों को सपोर्ट किया। हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ था जिसमें हमने लोगों को खाने से लेकर हर तरह की मदद पहुँचाई। तो पर्सनल लेवल पे मैं बहुत कुछ आपसे बातें कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, समय की नज़ाकत को देखते हुए हमने कोविड में ना सिर्फ पर्सनल लेवल पे, इवन बिगर लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, छत्तीसगढ़ लेवल पे, इवन इंडिया लेवल पे ऐसा काम किए हैं जिसके सराहना स्वयं फेसबुक ग्रुप ने भी की हुई है। नहीं, दर्शक जानना चाहते हैं उन बातों के बारे में, क्योंकि टाइम, वीडियो कितना भी लंबा हो जाए इससे परवाह नहीं है, क्योंकि यही हमारा मोटिव है कि आप लोग के कामों को लोग जाने ताकि वो एक इंस्पिरेशन का काम हो। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नाचा के समय जब कोविड हुआ था तब नाचा ने 4-5 ऐसे इनिशिएटिव लिए थे जिसकी काफ़ी तारीफ हुई थी, जिसमें से प्रमुख हैं हमने नाचा का एक SOS ग्रुप बनाया था। SOS मीन्स सेव अवर सोल। नाचा SOS कोविड फाइटर्स ग्रुप, जिसमें करीब 7-8 लोग थे जिन्होंने दिन रात टायर्डलेसली काम किया। जैसे आप एक कॉल सेंटर की बात करते हैं ना कि सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे कॉल सेंटर चलता रहता है, तो उसी तरह नाचा ने अपने कुछ 8 लोगों का एक कॉल सेंटर टाइप का बना दिया था, जिसमें से प्रमुख थी मोनिका अगवानी, यशविन, संभवी शुक्ला, कृति शुक्ला, राहुल श्रीवास्तव। तो इन सब लोगों ने इतनी मेहनत की है। इसमें मेहनत कैसे की है, अब आप जानना चाहेंगे कि मैं जब बोल रही हूँ बार-बार मेहनत की है, तो जैसे मैंने बताया एक कॉल सेंटर टाइप का हमने सेटअप किया था। हमने फेसबुक का एक नाचा SOS कोविड फाइटर्स करके ग्रुप बनाया था और हमने पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे इंडिया के लिए इसको ओपन किया हुआ था। लोग आते थे, अपनी क्वेरी उसमें डालते थे कि हमको बेड की ज़रूरत है, हमारी माँ मर रही है, हमको बिस्तर नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, हमको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं मिल पा रहा है, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, हमको मेडिसिन नहीं मिल पा रही हैं।
तो जब भी हमारे पास वो मैसेज आता था किसी भी स्टेट से, किसी भी जगह से, हम उस स्टेट के नोडल ऑफिसर को फ़ोन करते थे इमिडिएटली, और हम मेक श्योर करते थे कि वो बंदे को विद इन द देख के हमको, हमारे इवन फेसबुक ने मेरे को कॉल किया, मेरा इंटरव्यू लिया, एंड दे वांटेड टू नो कि क्या है SOS। तो उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया था, एंड दे पब्लिश्ड ऑल्सो इन देयर इंटरनल पोर्टल। तो दैट इज़ काइंड ऑफ ए वेरी बिग अचीवमेंट कि हमारे काम को फेसबुक सराह रहा है। कोई तो देखिए ये मैं इनको टोका इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा ये एक सम्मान का विषय है कि छत्तीसगढ़ के युवा ऐसा काम कर रहे हैं अमेरिका में रह के भी, कि फेसबुक जैसी इतनी बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी, वेबसाइट, ये आप सोचिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज वर्ल्ड के कोई व्यक्ति नहीं है जो फेसबुक पे नहीं होगा और जो नहीं जानता होगा, वो लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो कितना बड़ा ये एक अचीवमेंट है, ये सम्मान का विषय है। और भी आपने भारत में भी बहुत लोगों की मदद की। हमें याद है कि आपने CM केयर फंड के लिए भी एक बहुत बड़ा राशि दान किया था, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, हमने जो CM रिलीफ फंड है उसमें हमने 5,51,000 का डोनेशन CM सर को दिया था। और ये डोनेशन हमने नाचा के तरफ से लोगों से छोटे छोटे अमाउंट लेकर हमने एक फंड रेज इवेंट रेज किया था, रन किया था कोविड के समय। वो हम चाहते थे कि जब CM सर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में लोग इतनी बुरी, मतलब इतनी खराब हालत हो गई थी उस समय, तो हम एक छोटा सा इनिशिएटिव यही कर सकते थे कि हम CM सर को कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर सकते थे कि वो अपने छत्तीसगढ़ की मदद कर सके। तो उस सोच को रखते हुए हमने 5,51,000 की राशि दी थी, और वहाँ से हमने करीब 590 ऑक्सीमीटर्स भेजे थे छत्तीसगढ़ में, जो स्टेट लेवल पे हॉस्पिटल्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। उस लेवल पे हमने, और वो ऑक्सीमीटर भी हमने खरीद के नहीं भेजे थे, हम घर घर गए थे, लोगों से एक एक ऑक्सीमीटर हमने लोगों से लिया था। लोग, मेरे घर के सामने मैंने बॉक्स लगा दिया था, लोग उसमें डाल के जा रहे थे। हमने एक पटेल ब्रदर्स करके, वहाँ बहुत बड़ी शॉप है, इंडियाको शॉप है, इंडियन शॉप्स हैं, वहाँ पर बड़े बड़े बक्से रख दिए थे और लोगों को बोल दिया था, फेसबुक में डाल दिया था कि आप वहाँ पर जब भी आते हैं एक ऑक्सीमीटर आप अपने तरफ से डोनेट करिए, इट कैन सेव लाइफ। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल रहा था उस समय कि उनका ऑक्सीजन लेवल लो जा रहा है, उनका हार्ट बीट अप जा रहा है, क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कोविड के पहले से तक। अब लोगों में धीरे धीरे थोड़ी अवेयरनेस और भी आ गई है। तो हमने वो ऑक्सीमीटर्स भेजे थे उनको। 5,000 मास्क हमने यहाँ पर एम्स में हमने डोनेट करवाए थे। हमने उस कोरोना काल में जब लोगों के पास काम नहीं था, हमने बस्तर की औरतों को प्रोजेक्ट दिया था ये पूरा मास्क बनाने का। तो उन्होंने उनको थोड़ी सी कमाई भी हो गई और हमारा भी लग गया कि हमको हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट से औरत लोगों ने इतने सारे हमको मास्क बना के दिए थे। दैट्स काइंड ऑफ ए अचीवमेंट फॉर अस। उसके अलावा हमारा जो SOS फाइटर्स ग्रुप है, उसकी मैं उसके लिए मैं जितना भी बोलूँ मेरे लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हमारा जो ग्रुप था वो 24/7 अवेलेबल था लोगों की सेवा में। और छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे भारत देश में हमने उस समय लोगों को ज़रूरी सामान पहुंचाए हैं उनके घर तक। देखिए यही मैं बताना चाह रहा था कि कैसे दो लोग मिलके नाचा शुरू करते हैं और एक इतना बड़ा एसोसिएशन खड़ा हो जाता है, और कैसे लोगों ने मिलजुल के भारत ही नहीं अन्य देशों में, अन्य राज्यों में भी भारत के लोगों की उन्होंने मदद की, और कैसे सोशल मीडिया और टेलीफोन के ज़रिए इंडिया में जो लोग हैं उनसे कनेक्ट करके, अलग अलग लोगों से कनेक्ट करके इन्होंने गवर्नमेंट के काम में तो सहयोग किया ही किया, इन्होंने जनता को और छत्तीसगढ़ में खासकर बस्तर की महिलाओं को, जैसा बताया कि एक रोज़गार भी दिया, और आने वाले भी समय में इनकी कुछ प्लानिंग्स हो सकती हैं, और उसके बारे में हम दोबारा फिर चर्चा करेंगे। मैं दर्शकों को बोला था कि एक और वाकया भी है जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था, तो मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि वो निधि जी बताएं, वो दीपाली जी ही बताएं। निधि ये नाम इसलिए आ गया क्योंकि हमने भी फेसबुक पे उस समय सेव निधि और जस्टिस फॉर निधि ऐसा मिशन चलाया था, और रात भर जग के हम भी यहाँ से अमेरिका से यहाँ बहुत सारी बातें किया करते थे गणेश कार जी से।
अब उस वाक़ये का मैं शुरुआत करता हूँ कि मेरे किसी एक परिचित के द्वारा ऐसी एक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जब कोई एक बिलासपुर की लड़की अमेरिका में है और उसी के हस्बैंड ने उसको टॉर्चर करना के काम, और उसका छोटा बेटा है, उस समय वो 5 साल का था और वो 35 kg उसका वेट हो गया था डिप्रेशन में। तो ऐसी जब मुझे खबर मिली और यहाँ FIR नहीं हो रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो मैंने मीडिया का सहारा ले, चूँकि मीडिया के बंधुओं से, मीडिया के साथियों से मेरे अच्छे संबंध है और मैं उस बात के लिए हमेशा उनका कृतज्ञ रहूँगा और धन्यवाद रहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से व्यक्ति को, छोटे से पत्रकार को एक सोशल कॉज के लिए इतना सपोर्ट किया। और मैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहूँगा गणेश जी का, क्योंकि उन्होंने पल पल पे उस लड़की को, वो मेरे से यहाँ से बात करते थे और वहाँ लंबा ट्रैवल करके वहाँ जाते थे, अपने सोर्सेज वहाँ लगाते थे, एम्बेसी से लेके वहाँ के जितने कॉन्सुलेट्स थे वहाँ से लेके उसको इकोनॉमिक मदद भी वहाँ उन्होंने की थी। ऐसे बहुत से सहयोग किए। और उसकी जो दीपाली जी का उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा, वो दीपाली जी से सुनते हैं हम। जी निधि, तो देखिए जो उस समय का एक कठिन टाइम था निधि के लिए, उसका पासपोर्ट रख लिया गया था, उसके बच्चे को मिलने नहीं दिया जा रहा था उससे। वो 15 दिन हस्बैंड के पास रहती थी, 15 दिन अपने पति के पास रहता था। तो ये एक सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी उस समय निधि के लिए। तो डेफिनेटली जैसा कि प्रकाश जी ने बताया, गणेश जी ने काफ़ी उसकी मदद की। गणेश जी पूरा ट्रैवल करके, मतलब आप समझ लीजिए 500-600 किलोमीटर उन्होंने ड्राइव करके वो उसके पास गए। उनको उसने मेक श्योर किया कि उसके पास रहने के लिए, खाने के लिए उतने पैसे हों, उसके पास रहने के लिए जगह हो। सो वी मेक श्योर कि उस समय वो प्रॉपर उसके पास सब कुछ हो, ताकि वो 1% भी उसको ये ना हो कि कभी वो, मतलब ऐसा ना हो कि उसके साथ कोई नहीं है। तो गणेश एक बड़े भाई के जैसे उसके साथ खड़े हुए थे। तो डेफिनेटली दैट वाज द टाइम व्हेन निधि नीड समवन द मोस्ट एंड नाचा स्टैंड फॉर हर। एंड नाचा ऐसे ही हर लोगों के साथ खड़ा रहेगा जब भी उसको ज़रूरत होगी, चाहे भले हम खुशी में उतना साथ में ना रहें, लेकिन अगर किसी को दुख की घड़ी है तो नाचा, मैं, गणेश और जितने भी हमारे नाचा के लोग हैं डेफिनेटली लोगों की मदद करेंगे। इसमें कोई दूसरा थॉट है ही नहीं हमारे मन में। देखिए कितनी बड़ी बात है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, लेकिन दुख में नाचा हमेशा लोगों की मदद कर रहा है, साथ दे रहा है। और मैं भी आज तक उस लड़की से मिला नहीं, लेकिन चूँकि समाज के प्रति हम सभी को जिम्मेदार रहना चाहिए और हमें एक पे बैक करना है समाज को, जो समाज ने हमें दिया है। तो वही नियत से मैंने भी उस मिशन की शुरुआत की थी और उसमें नाचा का, खासकर गणेश जी का जो सहयोग था वो अनुकरणीय है। मैं उस अपने लाइफ की उस मोमेंट को नहीं भूल सकता हूँ कि मुझे भी काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन मैंने यही कहा कि बिना गणेश कार के, बिना नाचा के, वहाँ के सहयोग के मैं ये काम नहीं कर पाता। तो भले ही उस लड़की से आज तक नहीं मैं मिला हूँ, लेकिन मुझे इतनी खुशी है कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकली, अब वो आत्मनिर्भर हो गई है और वो हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की ही बेटी है और यहाँ पे रह रही है और अपना काम कर रही है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि अब शादी की बात हमने हाई नोट की बहुत सारी बातें करी, थोड़ा लो नोट में बात करते हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ प्रोफेशनल हो या ना हो, लेकिन कभी कभी प्यार मोहब्बत के साथ साथ तकरारें भी हो जाती हैं। तो जब तकरारें होती हैं तो माफ़ी गणेश जी मांगते हैं मोस्टली, हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब वो तो मतलब एक आप बोल सकते हैं इट्स काइंड ऑफ ए यूनिवर्सल रूल, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम गणेश जी ही माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी मुझे देखेंगे तो बोलेंगे सीक्रेट खोल दिया घर का। तो हाँ डेफिनेटली, और सही बोलूँ ना तो इतनी कुछ हमारे बीच में कोई बहुत बड़ा चीज़ों को लेकर कभी भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं हुआ कि हाँ हमको
कोई भी ईगो में ले लिया, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 1 घंटे 2 घंटे में हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लाइफ में कोई इशू रहते ही नहीं है। यही होना चाहिए, लाइफ में इशू नहीं होना चाहिए और बातों को तूल नहीं देना चाहिए। और ये तो एक हल्की फुल्की बात थी जो हमने किया, और गणेश जी भी वीडियो को देखेंगे तो उसको लाइटली लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। हमने तो लोगों में एक डिप्रेशन हो गया है, और आजकल फैमिलीज़ में वैल्यूज़ ख़त्म होते जा रही है। पति पत्नी में लड़ाई, माँ बाप से संबंध लोगों के ख़राब हो रहे हैं, लेकिन ये लोग आज के टाइम में भी इतनी वैल्यूज़ देते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों के बारे में इतना करुणा रखता हो, केयर करता हो, तो वो अपने घर में कैसा रहता होगा ये आप सोच सकते हैं। तो अब इस इंटरव्यू के आखिरी फेज में चलते हैं। दीपाली जी, छत्तीसगढ़ की जनता को कोई संदेश? मैं छत्तीसगढ़ की जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि नाचा, जो कि एक NRI ग्लोबल संस्था है, जो कि छत्तीसगढ़ी जो भारत के बाहर रह रहे हैं उनको एक अम्ब्रेला के अंदर लाकर लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, जहाँ पर वो अपने छत्तीसगढ़ के कल्चर से जुड़े रहें, अपने हेरिटेज से जुड़े रहें और अपने लोगों से मिल सके। जब भारत देश में, जब हम भारत में रहते हैं तो हमारे पास हमारी परिवार रहता है, लेकिन जब आप बाहर रहते हैं तो आप वो परिवार को मिस करते हैं। सो नाचा इज़ मोर लाइक फैमिली अवे फ्रॉम योर फैमिली। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं वो मैं चाहती हूँ कि आप नाचा के बारे में एक बार ज़रूर, नाचा की वेबसाइट है www.cgnacha.com, उसमें आप देखें नाचा के बारे में, नाचा को जानें, और नाचा को जब भी लगेगा नाचा को आप लोग सपोर्ट कीजिए। और हमको भी आप रीच आउट कर सकते हैं, आप हमारे नाचा के पेज में आकर, फेसबुक के पेज में आकर, नाचा के इंस्टा के पेज में आकर, नाचा के ट्विटर में आकर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। एंड आई विल एश्योर यू कि विद इन कुछ आवर्स में आपके पास आपका रिप्लाई होगा। किसी भी तरह से आपको अगर नाचा से मदद चाहिए, हमसे मदद चाहिए, तो आप हमको डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं। हम सिर्फ एक मैसेज अवे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं, चाहे वो कैरियर काउंसलिंग हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में आप नाचा से उम्मीद करते हैं कि नाचा आपकी मदद कर सकता है। आप एक छोटा सा काम, एक मैसेज जरूर कर सकते हैं, हम उसको फर्दर ले जा सकते हैं कि हम किस तरह से आपकी आगे मदद कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये देखिए, इन्होंने बहुत ही बड़ी बात की कि आज जब अपना अपनों को सपोर्ट नहीं करता है तो इन्होंने एक ऐसा समाज में बीड़ा उठाया हुआ है कि जो भी व्यक्ति नाचा से जुड़ना भी चाहे, जुड़ने से मुझे याद आया दीपाली जी, अगर कोई इंडिया में या छत्तीसगढ़ में, आप तो अमेरिका में इस संस्था को रन कर रहे हैं, अगर कोई इंडिया में या छत्तीसगढ़ की बात करें, वो अगर जुड़ना चाहे नाचा से, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? नाचा इंडिया एक्सटेंशन का डेफिनेटली प्लान है, बट अभी वो मटेरियलाइज्ड नहीं हुआ है। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन हाउ, कैसे, किस तरह से हम छत्तीसगढ़ में और इंडिया में इसको रन करना चाहेंगे। बट डेफिनेटली इट्स ए फ्यूचर प्लान एंड TBD, इट्स ए टू बी डिक्लेयर्ड अभी तक इसका। बट अगर किसी को भी जुड़ना है तो डेफिनेटली वो नाचा के पेज के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू, नाचा के इंस्टा के थ्रू और नाचा के ग्रुप के थ्रू और हमको वो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं अगर उनको कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन और कंसर्न है तो। यकीनन, और जितनी डिटेल्स दीपाली जी ने दी, हम डिस्क्रिप्शन में भी ये डिटेल्स डालेंगे, तो लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स हैं, उससे आप नाचा तक पहुंच सकते हैं। और उम्मीद ये रहेगी कि ऐसे लोग भी जुड़े जो समाज में कुछ कर रहे हैं, जो समाज सेवा करते हैं, ताकि नाचा जैसी संस्था से जुड़ के कुछ लोगों का भी अगर हमने मदद कर दिया तो ये जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि आज इतने वंचित लोग हैं समाज में, और टैलेंटेड लोग भी हैं कि उन्हें उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलने से कई बार वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं ऐसे सभी समाज सेवियों से, ऐसे सभी राजनीतिज्ञों से भी अपील करता हूँ कि जो भी लोग इस पीपी शो को देख रहे हैं, स्वराज मिशन को देख रहे हैं, वो नाचा से जुड़ें। और ये एक सोशल कॉज है, और सोशल कॉज के लिए नाचा को सपोर्ट भी करें, और ऐसे लोग को भी सपोर्ट करें नाचा के थ्रू जो कि सही में नीडी हैं, जो वंचित है समाज में, और जिन्हें इस समय सहायता की बहुत ज़रूरत है। तो इस शो के अंत में, जैसा कि हम सभी अतिथियों से द पीपी शो के बारे में एक राय लेते हैं,
तो वैसे ही दीपाली जी से भी राय लेना चाहेंगे कि द पीपी शो को आप कैसा देखती हैं? पीपी शो डेफिनेटली इट्स अ यूनिक वे टू गेट इंटरेक्टेड विद द पीपल। अभी आप जब आप न्यूज़ में जाते हैं तो यू विल हैव सो मैनी थिंग्स इन्वॉल्व। आपको बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स में बात किया जाता है। सो दिस शो इज़ मोर अबाउट योरसेल्फ, what you are doing, and you will get more opportunity to talk your personal, professional and your social work or whatever the work you are doing. So definitely ये बहुत अच्छा शो है प्रकाश जी, and definitely मेरी दुआ है कि ये आसमान छुए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस शो को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए, और ऐसे ही शुभकामनाएं हमारी भी हैं कि जो सोशल कॉज आप लोग कर रहे हैं और जो जनसेवा कर रहे हैं वो वाकई आज के युग में अनुकरणीय है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कॉज है। और चूँकि मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैंने तो एक लड़की को नाचा के साथ मिलके, मैंने नहीं, वो ईश्वर की देन थी, एक इंसाफ दिलाया है। तो ऐसे ही सोशल कॉजेज़ लोग करें, और हमारा यही आह्वान है, अपील है लोगों से कि इस वीडियो को देख के अगर यूथ में इंस्पिरेशन आए तो एक कदम बस दूर हैं, आप एक कदम आगे बढ़ाएं और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए समाज की भी जिम्मेदारी उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब बारी है हमें समाज को देने की। तो ऐसे ही आप जुड़े रहें द पीपी शो स्वराज मिशन पे, और अगले शो में एक नई हस्ती के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।